डॉक्टर साहब, फिच की रेटिंग आई है, उस पर भी आगे बात करेंगे आगे चल के। उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं उन्होंने, और उसमें खासतौर पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आईएमएफ के साथ जो नई डील फाइनल करना होगा वो एक बहुत बड़ा मरहला होगा जो आइंदा हुकूमत होगी उसके लिए। लेकिन इससे पहले अभी हुकूमत साजी का मरहला चल रहा है, और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह एक आध दिन में डिसीजन सामने आ जाएंगे, कौन कौन कहाँ पे क्या क्या हुकूमत में जो रोल अदा कर रहा होगा, और हुकूमत भी बन चुकी होगी इंशाल्लाह। तो अभी जो मेन चैलेंजेस हैं, मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि वो लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, वो सवाल उठा रहा है, वो मामला तो अदालतों में चलते रहेंगे अगर किसी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चैलेंजेस की बात करने की जरूरत है, आप क्या समझते हैं, ताकि एक गाइडलाइन तो कम से कम सेट हो सके और पता लग सके कि आइंदा आने वाली जो हुकूमत है उसको क्या प्रायोरिटीज किस जो है अडॉप्ट करनी चाहिए? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर साहब, आपने बिल्कुल ये बात सही रखी है। देखिए, एक मैंडेट जो इस वक्त दिया है वो एक स्प्लिट मैंडेट दिया है कौम ने, जिसका मतलब ये है कि एवरीवन हैज़ टू वर्क टुगेदर। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर अ कंट्री जिसका इमीडिएट चैलेंज ये हो कि एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है जो कि एक सिर्फ ब्रिज फैसिलिटी है, 9 माह के लिए दी गई है, और इसलिए दी गई थी कि ये 9 माह केयर टेकर सेटअप के गुजर जाएं और उनको कोई ऐसे लॉन्ग टर्म मुआहदे ना करने पड़ें, और फिर जब मार्च का वक्त आए तो एक नई हुकूमत जो है वो मार्ज़ वजूद में आ चुकी हो और वो उस प्रोग्राम को लेकर आगे चले, जो एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का प्रोग्राम कहलाएगा जो अगले 3 साल के लिए होगा। पर इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान का जो करंट स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसकी भी आखिरी किस्त की निगोशिएशन ऐसा लग रहा है कि आईएमएफ नई आने वाली हुकूमत से ही करना चाहती है। सो ये 2 बड़े चैलेंजेस इस वक्त सामने आ गए हैं। अब अगर नया प्रोग्राम तो उसका भाई सिर्फ चैलेंज नहीं है कि यू एक्सेप्ट कि हमने ये काम करना है। एक्सेप्टेंस तो एक चीज है, उसका पूरा डिजाइन, उसका पूरा फ्रेमवर्क, उसके कॉन्टूर्स, किस तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलीफ आएगी उसमें, किस तरह स्ट्रक्चरल इश्यूज सॉर्ट होंगे, किस तरह पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर का जो शिराजा बिखरा हुआ है उसको मुंजमद करके आगे चला जाएगा, किस तरह सर्कुलर डेट को लॉन्ग टर्म के लिए ठीक किया जाएगा, किस तरह पाकिस्तान का जो टैरिफ रिफॉर्म है वो किया जाएगा, किस तरह मालियाती खसारा। ज़मीर साहब जरा सोचिए, अगर हम 7.5% का इस साल भी मालियाती खसारा करेंगे तो 8,000 अरब रुपए की बोरोइंग करेंगे। ये आपके बजट का जो खसारा है ये सिंपली नया डेट होता है, और इस डेट से आप प्राइवेट सेक्टर को भी ड्राइव आउट करते हैं, बिकॉज हुकूमत 70-75% बोरो कर रही है, इस वक्त भी कंसिस्टेंटली कर रही है। पिछले 6 माह में इवन जो सेटअप इस वक्त है उसने 4,000 अरब रुपए बोरो किया। अब इस बोरोइंग से ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ड्राइव आउट होता है, ये जो इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं ना, इसका एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो इसी 4,000 अरब की बोरोइंग से आ रहा है, क्योंकि आपने 22% रेट करके प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट तो कम कर दिया, पर गवर्नमेंट की बोरोइंग तो उसी जगह है। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर इसी से आगे देखिए ना, लोगों की जो इन्फ्लेशन है जो इस वक्त 25% पिछले साल और 25% ज़मीर साहब इस साल हिट करेगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के मौके जो है हुकूमत पैदा करती है, कैसे वो एक्सपोर्ट्स को संभालती है, उसको कम करती है। ये सब अब कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? अगर आईएमएफ के प्रोग्राम का इजरा हो जाता है, जिसमें ज़मीर साहब अगर ये प्रोग्राम होम ग्रोन नहीं होता, अगर आने वाली हुकूमत और करंट अथॉरिटीज जो हैं एक प्लान नहीं लिखती, तो ये प्लान फिर आपको मालूम है कि कौन लिखेगा, और जब वो ये प्लान लिखेंगे तो वो आप पे सख्त पड़ेगा और भारी पड़ेगा। ऐसा ना होने दीजिए। पाकिस्तान ने 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़े हैं, एक प्रोग्राम 13-16 का कंप्लीट किया है। मैं उस टीम का कलीदी पार्ट था जब हमने ये काम किया। हमने बड़े ही प्रोफेशनल सेटअप से ये काम किया था। मैं खुद एज अ टेक्नोक्रेट उस गवर्नमेंट में सर्व कर रहा था। मैं आज भी कहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड द टेक्नोक्रेसी हैव टू कम टुगेदर। अगर आपने ये प्लान फोर्ज करना है, अगर आपने ये प्लान लिखना है, ये फ्रेमवर्क पुट टुगेदर करना है, वरना आईएमएफ का सख्त प्रोग्राम होगा और उसमें जो नई चीज आपके सामने आएगी, और मुझे इसमें बड़ा अफसोस होता है कि इस पे अभी बिल्कुल काम नहीं मैं देख रहा, वो ये होगी कि पाकिस्तान की जो डेट है उसको कैसे संभाला जाए, उसको कैसे संभाला जाएगा। सामने आ गई डॉक्टर साहब, तो पाकिस्तान के
बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने ये बात की ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी, इन तीनों को मिलकर इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो ये तीनों मिल भी जाएं तो फिर मामला तो वहीं के वहीं रहेंगे। और इसी पर अगर कोई गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी, जिस तरह आपने खुद मेंशन किया, तो फिर IMF भी सख्त शराइत रखेगा कि कंसर्न्स तो रहेंगे, क्योंकि अगर मतलब अदम इस्तेहकाम होगा मुल्क में तो फिर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसमें बहुत बड़ा चैलेंज फिर जो है वो आपकी सिक्योरिटी मामलात का भी है। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर की जा रही हैं। और तीसरी एक चीज़ कि SIFC को उसको लेटर एंड स्पिरिट में आगे लेकर चलना, जिसमें प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम है और बहुत सारे जो एरियाज उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, फूड सिक्योरिटी का है, उन चीज़ों को भी तो साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि कोई तैयारी नज़र आती है कि ये मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपने मौशी इस्तेहकाम लेकर आना है तो जो पैरामीटर सेट हुए हैं उनको लेकर आगे चलना पड़ेगा। So let me answer everything bit by bit. SIFC से शुरू कर लेते हैं। आई थिंक SIFC जो है, चूंकि इसी PDM ने जो अब हुकूमत संभाल रही है उसकी मेजर पार्टीज ने ही सेटअप की थी। अब SIFC का क्या किरदार है, अगर इसको सोचें तो SIFC का सिर्फ किरदार जो है वो ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट लाने तक नहीं है। मुझे इसमें कोई कबाहत नहीं है कहते हुए कि वो एक ऐसा कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है जो कि एस्टैब्लिश करता है एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को। आप इसको जिस तरह भी लें, प्रोविंसेस मौजूद हैं, एस्टैब्लिशमेंट मौजूद है, फेडरल गवर्नमेंट मौजूद है, सिविल ब्यूरोक्रेसी मौजूद है। अगर ये सब वहां पे बैठे हैं तो आप फास्ट ट्रैक कर सकते हैं वो फैसले भी जो IMF के लिए भी चाहिए। और राइटली आपने सामने रखा कि ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो 167 हम चला रहे हैं, मतलब जो मैं 2 साल के फिगर्स देख रहा था तो 1300 अरब का 21-22 में नुकसान कर रहे हैं। सो इसकी प्राइवेटाइजेशन को भी आगे बढ़ाएं। और फिर चूंकि सीनियर मोस्ट मेंबर्स मौजूद हैं, और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग भूल जाते हैं, जो फैसले SIFC के परव्यू में लिए जाएंगे, आपको मालूम है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में वो चैलेंज नहीं हो सकते। इसलिए कोई अगर किसी को कबाहत भी है काम करते हुए फेडरल मिनिस्ट्री में, जो कि है, ये सच बात है, लोग घबराते हैं इस फियर से कि कल को वो उनके फैसले जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में चैलेंज होंगे तो उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, चाहे वो किसी मद में भी फैसले ले रहे हों। तो अगर SIFC की अम्ब्रेला है तो वो आपको मदद करेगी। ये तो एक बात हो गई। पर देखिए दूसरी बात यह है कि ऑल्सो बी ऑनेस्ट, जब मैं कहता हूं कि टेक्नोक्रेसी की जरूरत है, फैसले तो अच्छे तब होंगे ना जब आप इन्वेस्टमेंट टीम लाएंगे, जब आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन को रिवैम्प करके वहां पे एक चेयरपर्सन तो लाइए। ये तो बड़ी आम बात है ना कि अगर हमने अरबों डॉलर के एसेट्स बेचने हैं तो लाखों की सैलरी देकर कोई इंसान तो लाइए जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को बना सके, कोई कंसल्टेंट्स तो लाइए जो समझते हो कि HR रिवैम्पिंग, फाइनेंशियल रिवैम्पिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो चीजें ठीक करने वाली हैं वो कैसे करनी है। यही आपकी तकवीयत देगा उन फैसलों को जो SIFC ले रही होगी, तो क्वालिटी ऑफ दोस डिसीजंस। इसी तरह आप अगर वाकई टेक्नोक्रेसी को यूज करना है तो IMF का होम ग्रोन प्लान लिखिए। उस प्लान के कॉन्टूर्स में अभी आपके सामने रख देता हूं ताकि एक गुफ्तो शनीद तो शुरू होना। अभी तो बात इस पे है कि प्रोग्राम होना है। देखिए फिस्कल एंड मॉनेटरी फ्रेमवर्क आना चाहिए, आखिर वो क्या एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन के रिफॉर्म्स होंगे, मॉनेटरी साइड के क्या रिफॉर्म्स होंगे, पाकिस्तान का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, क्राइसिस तो है ना, 40% हमारे जो लोग हैं एब्जेक्ट पॉवर्टी में है। मेरा 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, जो स्कूल में है भी उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो इतनी पुअर है, स्टंटिंग 40% पे है, वेस्टिंग है। so ये सारी चीजें तो है ना। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को मीट करने के लिए व्हाट इज योर फ्रेमवर्क दैट यू वांट टू गिव टू IMF एंड से टू देम, ये सस्ती बिजली से बात नहीं बनेगी।